नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये पाचन तंत्र है यानी हमारे जो शरीर है उसके जितने भी तंत्र हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसके अंदर जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि जितने भी तंत्र हैं, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, इन सभी में से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में हम इसी तरीके से प्रत्येक तंत्र को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है, इसको समझने से पहले इसमें जो ये वर्ड दिया गया है पाचन, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड आता है आपके सामने पाचन, कि क्या है पाचन। देखो, पाचन तंत्र में आप ये कह सकते हो कि वह तंत्र या हमारे शरीर का वह तंत्र जहां पर पाचन की क्रियाएं होती है, पाचन तंत्र कहलाता है। सिंपल सा है। लेकिन ये पाचन क्या होता है, पहले इसे भी तो जानना जरूरी है। तो इसे देखते हैं कि जो हमारे शरीर में हम क्या खाते हैं, भोज्य पदार्थ। क्या खाते हैं हम, भोज्य पदार्थ। इन भोज्य पदार्थों का यानी कि जो हमने खाया है वो भोज्य पदार्थ हैं, उनका अपने सरल अणुओं में, किसमें टूटना, सरल अणुओं में टूट जाना। सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उसका या उस भोज्य पदार्थ का अपने सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगर मैं इसे और थोड़ा सा डिफाइन करता हूं तो जो हमने भोज्य पदार्थ खाया है, ठीक है, ये क्या होते हैं, जटिल अणु होते हैं। इन जटिल अणुओं का किसमें टूट जाना, सरल अणुओं में टूट जाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। चलिए और बात करते हैं कि जो जटिल अणु हैं, इन जटिल अणुओं का या इन भोज्य पदार्थों का अपने अवयवों में टूट जाना, अवयवों में टूट जाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके बाद में आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पाचन क्या है, भोज्य पदार्थों का अपने सरल अणुओं में या अपने अवयवों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये अवयव कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जिसमें भोजन के अवयवों के बारे में बात की गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करना और वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इस अवयव में कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, और इसके अलावा जो भी खनिज लवण है यानी कि मिनरल्स हैं, इसके अलावा जो वाटर है, फाइबर्स हैं, ये सब किस में आते हैं। इसके अलावा विटामिन है, ये सब किस में आते हैं, भोजन के अवयव होते हैं। यानी जिनसे भोजन मिलकर बनता है वो क्या कहलाते हैं, उसके अवयव। और इन अवयवों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो आपको यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद में पाचन की क्रिया में हमारा जो पाचन तंत्र है, देखिए जब आप सबने पढ़ा हुआ है आज से पहले कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। ये कोशिका, इन कोशिकाओं के जो समान कार्य, समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं हैं, उनसे मिलता है, क्या बनता है, ऊतक बनता है। ये ऊतक है, इनसे क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। और अंग से बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। और इस अंग तंत्र के बाद में क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। देखिए, कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बने अंग, अंग से अंग तंत्र। तो इसी तरीके से जो अंग तंत्र है, तो पाचन तंत्र भी तो एक तंत्र है या नहीं। तो पाचन तंत्र किनसे मिलकर बना हुआ है, बहुत से अंगों से मिलकर बना हुआ है। कि एक पाचन तंत्र में भी बहुत से अंग आपस में मिले हुए होते हैं जिससे कि इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से
कौन कौन से अंग होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाचन है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसकी शुरुआत मुख से होती है। देखिए इधर मुख से होकर, और ये जो अंतिम भाग है इसका मल द्वार तक ये फैला होता है, यानी हमारे शरीर के मध्य में, ठीक है, एक खोखली नलिका समान संरचना होती है जो कि मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है और यही पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसी के अंदर जो भी अंग पाए जाएंगे वो सब पाचन तंत्र के अंदर आते हैं। और इस पूरी नलिका को, इस खोखली नलिका को एक नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं उसे हम? आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में भी कितने भाग होते हैं उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करता हूं या आहार नाल की बात करता हूं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले इसमें आते हैं जो आवश्यक अंग हैं, कि कौन कौन से अंग इसमें आवश्यक होंगे वो अंग, और दूसरा आता है इसके अंदर इसकी सहायक ग्रंथियां। आवश्यक अंग तथा सहायक ग्रंथियां। तो सबसे पहले अगर इन आवश्यक अंगों की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक एक क्रम से जचाते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप इधर देखिए, आपके सामने जो ये डायग्राम आ रखा है, इस डायग्राम को देखते हुए आप एक एक अंग के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा अंग होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले ये क्या है यहाँ पर? मुख, ठीक है। मुख के बाद में मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में क्या आता है? ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रास नाल, ग्रास नाल के बाद में आता है आमाशय, और आमाशय के बाद में आता है आंत्र, इंटेस्टाइन। यानी सबसे पहले मुख है, दिख रहा है आपको, मुख के बाद में मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल तथा आमाशय और आंत्र। तो ये इस तरीके से इसके क्या होंगे? अंग होंगे। इस आंत्र को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं हम छोटी आंत, और एक होती है इसकी बड़ी आंत। क्या होती है? एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। अब इसे भी आगे जाके तीन भागों में, तीन भागों में बांटा जाता है, वो हम बाद में देखते हैं। आप चाहें तो एक बार यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कि इसे भी कितने भागों में? तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? ग्रहणी या ड्यूडिनम, ग्रहणी या ड्यूडिनम कहते हैं। इसके बाद में आता है जेजुनम, और एक भाग होता है इसका इलियम। कौन सा भाग हुआ? इलियम। और इसी तरीके से जो बड़ी आंत है इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले जो आता है सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। इस तरीके से जो आवश्यक अंग हैं उनको कितने भाग हो गए इसके? सबसे पहले अंग ये हो गए, छोटी आंत को भी तीन भागों में और बड़ी आंत को भी तीन भागों में बांटा जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं जो सहायक ग्रंथियां हैं, इन सहायक ग्रंथियों में तीन ग्रंथियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लार ग्रंथि, सेकंड आता है यकृत या लिवर, और तीसरा आता है अग्नाशय। कौन सी आती है? अग्नाशय। तो इस तरीके से जो पाचन तंत्र का आहार नाल है, इस आहार नाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मुख, सबसे पहले आवश्यक अंग, फिर सहायक ग्रंथियां। आवश्यक अंग में मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय और आंत्र। आंत्र के भी दो भाग हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। और इसी तरीके से सहायक जो ग्रंथियां हैं वो भी कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अब मैं बात करता हूं जो पाचन की क्रिया है, क्योंकि अब इसी में से होकर तो पाचन की क्रिया होगी। तो पाचन की जो क्रिया है वो किस तरीके से होती है कि सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, बाद में कौन सी क्रिया होगी, इसके आधार पर इसके कुछ चरण होते हैं। तो पाचन को हम 6 चरणों में डिवाइड करते हैं।
कितने चरणों में? 6 चरणों में डिवाइड करते हैं पाचन को। तो सबसे पहला चरण कि हम सबसे पहले क्या करते हैं पाचन के लिए, कि सबसे पहले हम किसी ना किसी भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करते हैं या नहीं? ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इनगेशन, अंतर्ग्रहण करना। तो आपने सबसे पहले किसी भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में जो दूसरी क्रिया होती है, आप क्या करते हैं? जैसे आपने रोटी का टुकड़ा लिया, उसको अंदर ग्रहण किया, मुख गुहा में रखा, उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं? चबाना, चबाते हैं उसे, ठीक है। इसको कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, चबाना। और चबाने की क्रिया में कौन इंपॉर्टेंट होते हैं? वो होते हैं हमारे दांत, ठीक है, टीथ। इस चबाने की क्रिया के बाद में हम क्या करते हैं? जब हमने उसे चबाया भोजन को, उसके अंदर लार मिल चुकी है, भोजन अब छोटे छोटे भागों में टूट चुका है तथा वो एक लसलसा बन चुका है, उसको हम क्या करते हैं? निगलते हैं। निगलना, ठीक है। इस निगलने को बोलते हैं स्वोलोविंग, निगलना। जब भोजन को हम अंदर की तरफ निगलते हैं तो भोजन हमारे ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? आमाशय में, ठीक है। तो निगलने की प्रक्रिया में हमारी ग्रसनी तथा ग्रासनाल मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो जो हमारी ग्रासनाल होती है, ध्यान देना इधर, जो ग्रासनाल होती है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की गतियां होती हैं जिसे नाम दिया जाता है क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन तरंग गति। कौन सी गति? क्रमानुकुंचन तरंग गति। और इसी गति के माध्यम से जो भोजन है वो आगे की तरफ बढ़ता है। जब ये भोजन पहुंचा आमाशय में, ठीक है, तो वहां पर जाकर इसका क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। यानी पाचन का मतलब क्या होगा? डाइजेशन होगा, ठीक है। तो पाचन कहां हो रहा है? आमाशय में भी होता है और आंत्र में भी होता है, छोटी आंत में भी पाचन का कार्य किया जाता है। अगर मैं पाचन की बात करता हूं तो कौन कौन से अंग हो गए इसके अंदर? एक तो हमारे हो गया आमाशय, तथा और कौन सा है? छोटी आंत। और छोटी आंत का भी जो इलियम भाग है, इस इलियम भाग में, इलियम भाग में नहीं, छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है, ठीक है, ड्यूडिनम वाला भाग, कौन सा भाग है? ग्रहणी वाला भाग, वहां पर पाचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, जब पाचन की क्रिया हो गई तो अब क्या होगा? यहां पर इसका अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। कि जो पाचन हुआ है, जो भोज्य पदार्थ है वो छोटे छोटे भागों में टूट चुका है, टूटने के बाद में उन सभी पदार्थों का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और अवशोषण की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा कहां होती है? छोटी आंत में होती है। कहां होती है? छोटी आंत में होती है। और छोटी आंत के भी किस भाग में होती है? इलियम में। अब ये क्यों होती है, जब हम छोटी आंत की संरचना पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद में अवशोषण की जब क्रिया हो जाती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रिया है वो होती है जिसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं जी? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण की क्रिया होती है। ये स्वांगीकरण की क्रिया स्वांगीकरण क्या होता है इसे आराम से समझना। देखिए कि सबसे पहले भोज्य पदार्थ को हमने खाया, उसका पाचन हो गया है, छोटे छोटे भागों में टूट चुका है, अपने अवयवों में टूट चुका है। टूटने के बाद में जो अवशोषण होता है उसके बाद में स्वांगीकरण होता है। यानी स्वांगीकरण की क्रिया वह क्रिया है कि शरीर में जिस स्थान पर उस भोज्य पदार्थ की या उस अवयव की जरूरत है, जिस स्थान पर भी उसकी जरूरत है वहां तक उस भोज्य पदार्थ का पहुंचना। यानी स्वांगीकरण का मतलब हो गया कि जो पचित या अवशोषित जो भाग है, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उसका कहां तक पहुंचना? आवश्यक अंग तक। आवश्यक अंग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मानते हैं कि आप जिम वगैरह जाते हैं,
ठीक है। तो जिम जाने से आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो ब्रेक होती है, ठीक है। जब ब्रेक होंगी तो उनका पुनर्निर्माण होगा, तो उसके लिए आपको जिम वाला ये कहता है कि आप प्रोटीन खाइए, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की है। जब आप पोषण लेते हैं, प्रोटीन को जब आप खाते हैं, खाने के बाद में उसका क्या होगा, अपघटन होगा, वो टूटेगा, फिर उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। तो जिस मांसपेशी के अंदर ब्रेक हुआ है, जो टूटी है, जहां प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह प्रोटीन वहां तक पहुंचाया जाता है और इसी क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से ये 6 चरण इसके माने गए हैं। और एक लास्ट में एक और, जिसे हम कहते हैं बहिक्षेपण, इगेशन। इसका मतलब होता है कि जो मल बचा हुआ है, यानी जो अपचित भोज्य पदार्थ है जिसका पाचन नहीं हुआ है, उसको शरीर से बाहर की तरफ त्यागना। तो इस तरीके से जो पाचन है उसको इन सभी क्रमों में या इतने चरणों में इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। तो अब बात करते हैं इसके आगे, एक एक जो अंग है, यानी मुख से स्टार्ट करते हैं और पूरा आंत्र तक का पूरा अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमने कौन सा अंग देखा था इसके अंदर, मुख, कि मुख के अंदर क्या क्या संरचना होती है या मुख क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, मुख की, माउथ। जो मुख होता है, ध्यान देना, जो मुख होता है ये आहार नाल का प्रवेश होता है। आप सभी के सामने ये चीज, आप सबसे पहले तो ये चीज डिसाइड कर ले, पहले ही मन में सोच लें कि आप जब फिजियोलॉजी या कार्यकी पढ़ रहे हैं, जितने भी तंत्र पढ़ रहे हैं, इन सबको खुद पर अप्लाई करते जाएं, अपने आप को अंदर देखते जाएं कि हाँ यार ये चीज है या नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल हो जाता है और वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। केवल आपको उसकी जो टर्म है वही याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा जो इसकी पूरी क्रियाविधि है ये सब कुछ आपको क्रम से याद रह जाएगा। तो सबसे पहले जैसे बात कर रहे हैं हम किसकी, मुख की। तो मुख क्या है, आहार नाल का प्रवेश द्वार है, कि यहां से आहार नाल स्टार्ट होती है। इसके बाद में यह एक दरारनुमा संरचना है। कैसी संरचना है, दरारनुमा संरचना है, एक दरार जैसी होती है, जो कि किससे घिरी हुई होती है, होठों से घिरी होती है, लिप्स, जो हमारे लिप्स होते हैं इनसे बनी हुई एक संरचना होती है। नेक्स्ट अगर इसके बाद में बात करता हूं तो उसके बाद में आती है मुख गुहा, बकल कैविटी। बकल कैविटी या मुख गुहा की बात करते हैं तो ये मुख गुहा क्या है, ये मुख गुहा मुख तथा पीछे वाला भाग जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी, यानी कि मुख तथा जो ग्रसनी है उसके मध्य का भाग होती है मुख गुहा। बीच का एक खोखला भाग होती है, बिल्कुल खाली स्थान होता है, ठीक है, जो आप खुद देख रहे हो। आपके जो मुख है इसके बाद में, यानी बाहर होठों के आगे जो संरचना स्टार्ट हो रही है, मुख गुहा कहते हैं उसे, बकल कैविटी। इस मुख गुहा में भी कुछ संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मुख गुहा है इसका जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग, इसका जो ऊपरी छत वाला भाग है, एक तरीके से आप कह सकते हो ऊपरी जो छत वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, पैलेट, क्या कहते हैं उसे, तालू कहते हैं, ठीक है। और आप खुद इस चीज को नोट करना एक बार कि जो आपका तालू है, ठीक है, वो आगे की तरफ तो कैसा होता है, कठोर होता है, और पीछे की तरफ कैसा होता है, कोमल होता है। आप खुद इस चीज को देख सकते हैं, प्रेक्षण इसका कर सकते हैं खुद भी, ठीक है। जो आगे वाला भाग है वो कैसा है, कठोर होता है। और ये कठोर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक का नाम है मैग्जिला और एक का नाम है पैलेटाइन। क्या कहते हैं उसे, मैग्जिला तथा पैलेटाइन, 2 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो कोमल भाग है ये किससे बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। और इसका जो अंतिम भाग है वहां पर एक संरचना, लटकी हुई संरचना होती है जिसे हम कहते हैं उवुला, ठीक है, या अधिजिह्वा।
ठीक है, आप इसे नोट करना, नोट करते जाना एक एक चीज को, बहुत सारी टर्म्स आएंगी फिर बाद में आप भूल जाओगे इनको। तो सबसे पहले ध्यान दें इसकी तरफ, जो ऊपरी भाग है उसे हमने क्या नाम दिया है, तालु कहा है। कितने भाग हो गए, 2 भाग, कठोर तालु और कोमल तालु। जो कठोर तालु है वो क्यों है, क्योंकि 2 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, एक मैक्सिला तथा पैलेटाइन। आप खुद इस चीज को नोट कर सकते हो अपने मुंह के अंदर, ठीक है, कि जो आपका आगे वाला भाग है वो 2 पार्टों में बटा होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक मैक्सिला तथा पैलेटाइन दोनों अस्थियां पाई जाती हैं। पीछे वाला जो भाग है वहां पर एक लटकी हुई संरचना होती है, मांसपेशियों से बना होता है, और जो लटकी हुई संरचना होती है उसे क्या कहते हैं हम, उवुला कहते हैं या अधिजीव्या कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है इस अधिजीव्या का, कि जब आप भोजन को निगलते हैं, ठीक है, जब हम भोजन को निगलते हैं उस वक्त यह, ध्यान देना इधर, यह ऊपरी नासा छिद्रों को बंद कर देता है। इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, क्योंकि देखो इसमें और एक आएगा एपिग्लोटिस, अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में। इन दोनों में कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन यही है कि ऊपरी नासा छिद्रों को तो कौन बंद करता है, और जो अंदर यानी कि ट्रेकिया वाला जो छिद्र है उसे कौन बंद करता है। तो ऊपरी नासा छिद्रों को कौन बंद करता है, ये उवुला करता है, जिसे अधिजीव्या भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसलिए बंद करता है कि जब हम कोई चीज निगलते हैं तो वो हमारे नाक में ना चली जाए, इस वजह से ये उसे बंद कर देता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं मुख गुहा की अगली संरचना। मुख गुहा में जो अगली संरचना है वो है जिह्वा, जीभ। क्या है, जीभ, टंग। इस जीभ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जीभ है कैसी होती है, मांसल होती है, मांसल होती है, मोटी होती है, लचीली होती है। सिंपल सी बात है, मांसपेशियों से निर्मित होती है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी जीभ है वो पीछे की तरफ से, यानी अगर इसे मैं जीभ मानता हूं, ये इसके आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो इसका कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन जो पीछे वाला भाग है ये किसी एक संरचना पर जुड़ा हुआ होता है जो हमारे ग्रसनीक से पीछे की तरफ होती है। उस संरचना को एक नाम दिया जाता है हायोइड एपरेटस। क्या कहते हैं उसे, हायोइड एपरेटस। उस संरचना पर यह जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा और यह बताना है कि पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती है लेकिन आगे की तरफ से स्वतंत्र होती है। जीभ का यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, जीभ की संरचना की। तो इसकी संरचना सबसे पहले तो जो जीभ है इसका कार्य देखें तो यह हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो स्वाद का जब ये ज्ञान करवा रही है तो इसका मतलब जीभ पर क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेपिली, पेपिली, ठीक है। ये छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, रसांकुर होते हैं और ये हमारे को स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। तो जैसा कि डायग्राम आपके सामने है, तो इस डायग्राम को देखिए कि जो ये रसांकुर है, अगर मैं बात करता हूं स्तनधारियों की, स्तनधारियों में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो रसांकुर हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मानव में या मनुष्य में ये केवल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं वो, और ये 3 प्रकार के, तो सबसे पहला प्रकार इसका फोलिएट, फोलिएट प्रकार की पेपिलीज होती हैं। इसके बाद में आता है, वो आता है फंजीफॉर्म, फिर आता है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, और एक होते हैं जिसे कहते हैं हम सरकमवेलेट। क्या कहते हैं, सरकमवेलेट। तो हमारे अंदर जो ये फोलिएट प्रकार के रसांकुर है या अंकुर है ये नहीं पाए जाते हैं, केवल कौन से पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के अंकुर ही पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको ये डायग्राम में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि फिलीफॉर्म तो कहाँ है, फंजीफॉर्म कहाँ है और सरकमवेलेट
कहाँ दिए गए हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं स्वाद के ज्ञान की, स्वाद के ज्ञान की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जो जीभ है उसमें किस भाग से कौन सा स्वाद का ज्ञान होता है, इसके लिए भी जो हमारी जीभ है इसके अलग अलग भाग से अलग अलग स्वाद का ज्ञान होता है। तो जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम आ गया है, इसके अंदर देखते हैं कि इस डायग्राम में जो जीभ का सबसे आगे वाला भाग है, कौन सा भाग है, सबसे आगे वाला भाग है, उस आगे वाले भाग से मीठे स्वाद का, जो मीठा स्वाद है उसका ज्ञान किया जाता है। उसके बाद में जब आप देख रहे हो तो इसके अग्र किनारे, जो आगे वाले किनारे वाला भाग है, उस आगे किनारे वाले जो भाग है इससे कौन सा स्वाद, नमकीन, नमकीन स्वाद। और इसके बाद में जब पीछे देखते हैं तो जो पीछे वाले किनारे हैं, पीछे वाले किनारे वाला जो भाग है उससे खट्टा स्वाद। और जो जीभ का ये अंतिम भाग है, इस अंतिम भाग से, सबसे पीछे वाला जो भाग है, इससे कड़वे स्वाद का ज्ञान किया जाता है। तो आपके सामने जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, आगे वाले भाग से मीठे स्वाद का, कि आगे किनारे वाले जो भाग है उनसे नमकीन स्वाद का, पीछे वाले किनारे से खट्टे स्वाद का, तथा अंतिम भाग से कड़वे स्वाद का ज्ञान किया जाता है। तो अभी आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ऑनियन होता है, एक गार्लिक होता है, ठीक है, प्याज, लहसुन या इसके अलावा अदरक है, इनके स्वाद का ज्ञान जीभ के किस भाग से होता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्याज, लहसुन या अदरक, इस तरीके की जो जिनमें ना तो तीखा स्वाद कह सकते हो, ना इन्हें खट्टा कह सकते हो, ना मीठा कह सकते हो, जो एक अजीब सा स्वाद होता है, इसका ज्ञान हमारे जीभ के किस भाग से होता है। तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे साथ, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है वो होती है लार ग्रंथियां। ध्यान देना, एक एक लार ग्रंथियां। अब सुनिए, जो लार ग्रंथियां होती हैं हमारे, जब हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा, तो मुख गुहा के अंदर हमने सबसे पहले जैसे जीभ का देखा, जीभ के बाद में अब हम देख रहे हैं इसकी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों की अगर मैं बात करता हूं तो इनका निर्माण उपकला ऊतक से होता है। किससे होता है? उपकला ऊतक से होता है। ऊतक के बारे में जब हम आगे चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि ऊतक कौन कौन से होते हैं। तो आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि उपकला ऊतक से लार ग्रंथियों का निर्माण होता है। अगर मैं बात करता हूं स्तनधारियों में, स्तनधारियों में जो लार ग्रंथि है वो कितनी होती हैं? 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं जी? 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये 4 जोड़ी, लेकिन जो मानव है, मनुष्य है, इस मनुष्य में केवल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये यहां से इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हम भी तो स्तनधारी हैं। स्तनधारी होने के साथ साथ हमारे अंदर जो लार ग्रंथियां हैं वो 4 की जगह 3 जोड़ी ही पाई जाती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है स्तनधारियों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां, तो आपका आंसर होगा 4 जोड़ी। अगर मानव की बात करता है, मनुष्य की बात करता है तो 3 जोड़ी। अब ये कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल का मतलब होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल का मतलब होता है अधो नेत्र कोटर। कि जो नेत्र के कोटर हैं, हमारी जो आंखें हैं, इसके नीचे इस जगह, ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल। इसके बाद में आता है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल का मतलब होता है अधिजिह्वा, अधोजिह्वा, जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे वाले भाग में। इसके बाद में आता है सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी। सब
सब मैक्सिलरी, देखो जो हमारे जबड़ा है, इस जबड़े की दोनों अस्थियां हैं, एक होती है मैंडिबल तथा एक होती है मैक्सिला, दो अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो जो मैंडिबल और मैक्सिला होता है, इनका जो ये जोड़ होता है, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ती हैं इस जगह पर, तो यहां पर जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी। और लास्ट आती है पैरोटिड, पैरोटिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अंदर कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तनधारियों की बात करेंगे तो 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन मानव में कितनी हैं, 3 जोड़ी। तो आपको ये याद रखना है कि इंफ्रा ऑर्बिटल जो अध्ययन त्रिकोटर है वो हमारे अंदर अनुपस्थित होती है। क्या होती है, एब्सेंट्स इन ह्यूमन। जो मानव है, मानव के अंदर ये नहीं पाई जाती है, इसके अलावा ये 3 हमारे अंदर पाई जाती है। अगर मैं इनके बारे में बताता हूं आपसे, तो जो सबलिंगुअल है, देखिए सबलिंगुअल का मतलब होता है जिह्वा के नीचे वाला। आपको हिंदी याद करने की बजाय इंग्लिश में जो शब्द हैं वो याद रखने आसान रहेंगे। शुरू में हो सकता है आपको कठिनाई हो, लेकिन इनको याद करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको आगे भी, इनको समझने में भी, क्योंकि जब भी हम पेपर देते हैं उस पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, ठीक है। अगर कोई मिसप्रिंट है तो हिंदी वाले को गलत ही माना जाएगा, इंग्लिश में कभी भी मिसप्रिंट नहीं होता है, याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है पेपर में, तो हमेशा उसकी इंग्लिश जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि जो हिंदी में है वो गलत हो सकता है, इंग्लिश वाला गलत नहीं होता और वही सही माना जाता है। आप हमेशा इसको इंग्लिश में याद करने की, जितने भी टर्म्स हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसकी जो टर्म है उन टर्म को आप हमेशा इंग्लिश में ही याद रखें, बहुत फायदा मिलेगा आपको इस चीज का। सबलिंगुअल की बात करते हैं कि जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं, ये संख्या में कैसी होती हैं, सर्वाधिक होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं। इसके अलावा सबसे छोटी होती हैं, और छोटी होने के साथ साथ सर्वाधिक लार श्रावित करती हैं। सर्वाधिक लार श्रावित करने का कार्य किनका हो गया, सबलिंगुअल का हो गया। कौन कौन सी हो गई ये, कि ये सर्वाधिक होंगी, सबसे छोटी होंगी और सर्वाधिक लार का श्रावण करेंगी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं इस पैरोटिड की, ठीक है, तो यह पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, और इसकी एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इस पैरोटिड से ही टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, या जिसको हम कहते हैं लारीय एमाइलेज स्रावित होता है। या लारीय एमाइलेज क्या करता है, ये अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको कि जो लारीय एमाइलेज है वो कहां से स्रावित होता है, पैरोटिड ग्रंथि से ही स्रावित होता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक छोटा सा फैक्ट याद आ रहा है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड जो ग्रंथि है, इस पैरोटिड ग्रंथि में एक वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस। इस पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं मम्प्स या कन्फेड। क्या कहते हैं उसे, कन्फेड या मम्स कहते हैं। ये मम्स रोग पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है, और कहां होता है, पैरोटिड ग्रंथि में ही होता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पैरोटिड ग्रंथि से होता है, मम्स रोग किस अंग से संबंधित है, तो पैरोटिड ग्लैंड से। और पैरोटिड ग्लैंड क्या है, एक लार ग्रंथि का प्रकार है। इसके साथ ही आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं जो लार है, क्योंकि लार ग्रंथियों को हमने देख लिया, तो लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होगा, लार स्रावित होगी, आप सभी को पता है। तो लार जो स्रावित होती है, तो उस लार में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके अंदर रसायन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लार का संगठन, लार का रासायनिक संगठन। लार का रासायनिक संगठन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसके अंदर 99.5% तो H2O होता है,
जल होता है, कंप्लीट इसके अंदर जल पाया जाता है पूरी रूप से। इसके अलावा अगर मैं इसके पीएच की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी, यहां से ध्यान रखना, हल्का अम्लीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लार का जो पीएच है कितना होता है, हमेशा आपको क्या बताना है, 6.8 होता है। यह हल्की अम्लीय होती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप यही करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है। आपको खुद को ये लग रहा होगा कि यार हमारी लार तो अम्लीय तो नहीं है, अगर अम्लीय होती तो हमें खट्टा जो अनुभव होता, लेकिन नहीं, हमारी जो लार है वो हल्की अम्लीय होती है। इसका पीएच 6.8 होता है, याद रखना इस बात को। इसके अलावा जो लार के अंदर कुछ एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, टाइलिन, या इसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, लारिये एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज, और ये है टाइलिन, पी साइलेंट होता है, कभी ऐसे मत समझना इसकी स्पेलिंग गलत है। टाइलिन या लारिये एमाइलेज, लाइसोजाइम। इसके अलावा कुछ लवण जैसे कि सोडियम लवण, कैल्शियम लवण, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। आर्सेनिक भी इसके अंदर होता है, इसके अंदर मर्क्यूरी की मात्रा भी होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहीं से है कि क्या क्या पाया जा रहा है इसके अंदर। इसका जो जल है सर्वाधिक होगा, कुछ लवण पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन, ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। अगर मैं लाइसोजाइम की बात करता हूं तो ये लाइसोजाइम एंजाइम है, ये है जीवाणुओं की भित्ति को गला देता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है यह जीवाणुओं की भित्ति को गला देता है, जिससे कि वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो टाइलिन एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, यह एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च को किसमें तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है जी, माल्टोज में। और आपको जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब बताया था कि माल्टोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है डाइसेकेराइड, माल्टोज है डाइसेकेराइड। आप ध्यान देना इस चीज पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आई बटन पे क्लिक करके देख लेना उस चीज को। कार्बोहाइड्रेट में बताया था जो माल्टोज है वो डाइसेकेराइड है, यानी कि 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो इसके साथ जो लार है उसका संगठन यही होता है कि जल है, इसका पीएच मान इतना होगा, लाइसोजाइम और टाइलिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों, यहां से इन तीनों में से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। अब अगर मैं लार के कार्य की बात करता हूं तो लार के कार्य क्या होंगे, हमारे भोजन को लसलसा बनाएगी, ठीक है, ताकि हम उसे आसानी से निगल सके। इसके अलावा जो लार है उसमें जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च का पाचन करता है, और यहां पर स्टार्च का लगभग 30% पाचन हो जाता है। ध्यान देना इस बात को भी। स्टार्च का माल्टोज में चेंज करने का कार्य भी कौन करता है, लारिये एमाइलेज का कार्य होता है। तो इसी के साथ मुंह को नम बनाए रखती है, ठीक है। तो ये लार के कुछ कार्य होते हैं। तो आप चाहें तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना जहां से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनने की पूरी संभावना होती है। अब ग्रसनी में हमने पढ़ लिया, जीभ के बारे में देख लिया, मुखगुआ जब हम पढ़ रहे हैं, मुखगुआ जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने जीभ पढ़ लिया है, लार ग्रंथियां पढ़ ली हैं। एक तीसरी संरचना, इंपॉर्टेंट संरचना, और वो है हमारे दांत। क्या है, दांत। दांत की अगर मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति एक्टो मीजोडर्मल होती है, कि जो इनका ओरिजिन होता है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, कभी ना कभी सुना जरूर होगा कि जब भ्रूण का निर्माण होता है उस वक्त 3 जनन स्तर बनते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, और ये तीनों जनन स्तर ही आगे जाके विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो दांत की अगर मैं बात करता हूं तो इसका निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म तथा मीजोडर्म दोनों से मिलकर
होता है। अगर मैं इसको और डिफाइन करता हूं तो दांत का सबसे ऊपरी, सबसे कठोर, सबसे चमकीला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इनेमल। और ये इनेमल वाला भाग है वो किससे निर्मित होता है? एक्टोडर्म से निर्मित होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी, ध्यान देना। और जो मेसोडर्म है इससे जो बचा हुआ दांत है इस इनेमल के अलावा, या आप ये कह सकते हो इसे डेंटिन, जो डेंटिन वाला भाग है वो मेसोडर्म से बना होता है। तो दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि दांत का निर्माण किससे होता है तो एक्टोमेसोडर्मल, ठीक है, दांत का निर्माण एक्टोमेसोडर्म दोनों से होता है। अगर पर्टिकुलरली इनेमल की बात करता है तो एक्टोडर्म से, और अगर डेंटिन या बचे हुए दांत की बात करता है तो मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट बात करता हूं, जो दांत है इसके आधार पर, दांतों की उपस्थिति के आधार पर जो मनुष्य है उसमें जो दांत हैं वो कैसे होते हैं? गर्तदंती। सबसे पहला शब्द, एक एक शब्द को बता रहा हूं, आराम से देखते जाना। गर्तदंती, या इसे कहते हैं थीकोडोंट। क्या कहते हैं जी? थीकोडोंट। गर्त मतलब गड्ढे में, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो एक गड्ढे में, एक सॉकेट में फिट रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? गर्तदंती या थीकोडोंट। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है आपको। इसके बाद में दूसरे शब्द की बात करता हूं तो वो आता है द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। द्विबार दंती का मतलब होता है कि हमारे जो दांत हैं वो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। हमारे दांत जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार तो जो पहले आते हैं फिर टूट जाते हैं, उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, ठीक है, जो बचपन में आते हैं। उसके बाद में जो आते हैं वो हमारे स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। अगर अब हमारे दांत अगर टूट जाएं तो दोबारा दांत नहीं आएगा, ध्यान रखना। और एक शब्द होता है विषम दंती, हेट्रोडोंट। विषम दंती का मतलब होता है जो हमारे दांत हैं वो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एक जैसे सभी दांत नहीं होते हैं, इनके कुछ प्रकार होते हैं। तो अगर मैं इनके प्रकारों की बात करता हूं तो मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक को कहते हैं इंसीजर्स, इसको कहते हैं कैनाइन, ये होते हैं हमारे प्रीमोलर, और ये होते हैं हमारे मोलर। देखिए, विषम दंती की अगर हम बात करते हैं तो विषम दंती में हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर मैं इनके कार्यों की बात करता हूं, जो कृंतक होते हैं ये होते हैं काटने वाले। कौन से? काटने वाले। जो कैनाइन होते हैं ये थोड़े नुकीले होते हैं, इसलिए इनका काम क्या होता है? चीरने फाड़ने वाले। भोजन को चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? कैनाइन होते हैं। और जो ये दोनों होते हैं ये चबाने वाले, चबाने या पीसने वाले दांत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि गर्तदंती का मतलब गड्ढे में फिट रहते हैं, एक सॉकेट में फिट रहते हैं। इसके अलावा द्विबार दंती मतलब जीवन में 2 बार आते हैं। इसके अलावा विषम दंती मतलब अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे दांत हैं उनके जिस तरीके से वो लगे हुए हैं हमारे मुख गुहा में, उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। कि जो इनके क्रम है, किस क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं और कितने दांत होते हैं, कितनी संख्या होती है, उसको बताने के लिए जो एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपसे 3 ही क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्या क्या? जो वयस्कों की अगर बात करता है, एडल्ट्स की बात करता है, तो एडल्ट्स में लिखना कैसे आपको? इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर और मोलर। इनकी संख्या इस तरीके से लिखी जाएगी। तो सबसे पहले इंसीजर कितने होते हैं? 2, 1, ये 2 और 3। जब भी हम दंत सूत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जो हमारा ये ऊपर लिखा है इसके नीचे मैं सेम ऐसे ही लिखूंगा 2, 1, 2, 3। इनका अर्थ ये है कि हम, ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है, और ऊपरी जबड़े का भी आधा भाग है। ध्यान देना कि ये जो है पूरी संख्या, ये हमारे ऊपरी जबड़े के आगे वाले भाग की है, और ये संख्या है वो निचले वाले जबड़े के आधे भाग की है। तो जब आधा है तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 6 और 2 8। 8 को 2 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे? 16 बटे 16 बराबर कितने दांत? टोटल 32 दांत। क्लियर रहेगा? तो हमारे अंदर जो इंसीजर है वो कितने हैं? 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। अगर बात करता हूं बच्चों की जो दांत बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2, 1, 0, 2 बटे 2, 1, 0, 2 इंटू 2, वही इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 बटे 10 बराबर टोटल दांत कितने? 20। यानी बच्चों की अगर बात करते हैं तो टोटल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो, कि मोनोफायोडोंट या एक बार दंती का मतलब है कि ऐसे कितने दांत होते हैं जो कि जीवन में केवल एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। ध्यान देना कि जब हम बचपन में थे तो हमारे कितने दांत थे? छोटे थे जब हम, तब हमारे दांत थे 20। ठीक है, आज की बात करता हूं तो हमारे दांत कितने होंगे? या तो 32 होंगे या 30 होंगे। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। अब की बात करते हैं तो बचपन में जो हमारे दांत थे, इनमें और इनमें क्या अंतर आया? भाई ये दांत 2 थे, वापस से 2 ही आए। 1 था, फिर भी 1 ही आया दोबारा। लेकिन पहले ये वाले दांत तो हमारे थे ही नहीं, प्रीमोलर तो, लेकिन जब हम बड़े हुए तब आए ना, यानी एक बार ही तो आए जीवन में। तो अगर मैं इसके डेंटल फॉर्मूला की बात करता हूं तो 0, 0 कोई फर्क नहीं आया, लेकिन यहां पर फर्क आया 2 का। ठीक है, 2 दांत एक ही बार आए। इसके अलावा यहां पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3। तो जो हमारा अंतिम दांत है, अंतिम मोलर है, जिसको हम अक्ल डार्ट भी कहते हैं, वो भी जीवन में एक बार ही आती है। वापस से वही फॉर्मूला, इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 6 बटे 6 बराबर 12 दांत। यानी जीवन में 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक बार आते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? मोनोफायोडोंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये दंत सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अब इसके बाद में बात करते हैं जो दांत होता है, अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना में जो सबसे बाहरी भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? इनेमल कहेंगे। उसके अंदर का जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? डेंटिन। ठीक है, तो अगर इसकी संरचना देखते हैं तो कुछ इस तरीके से मानते हैं इसकी संरचना को, कि अगर ये एक दांत है, ठीक है, समझने की कोशिश करना आप इसे बस। ये हमारा जो दांत है, इसका सबसे ऊपरी जो भाग है इसे हमने क्या कहा है? इनेमल। जो सबसे ऊपरी भाग है, सबसे चमकीला भाग है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, वो क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। और ये कठोरतम इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर, इस इनेमल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट व फास्फेट उपस्थित होते हैं, और जल की मात्रा लगभग 3 से 5% के आसपास ही होती है। जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल के बाद में जो अंदर वाला भाग आता है, इसे को हम कहते हैं डेंटिन। क्या कहते हैं जी? डेंटिन। ठीक है, जो बाकी का दांत बनाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं, देखिए नीचे एक ही छिद्र पाया जाता है दांत के, जड़ में एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को कहते हैं एपिकल फोरामेन।
इसकी क्या भूमिका होती है वो भी अभी आपको बताते हैं। ये हमारे मसूड़े हैं और इसके अंदर इस गर्त में ये फिट रहता है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम ताज या क्राउन कहते हैं। बीच वाला जो भाग होता है ये इसकी नेक होता है, क्राउन जो सबसे शीर्ष भाग है। उसके बाद में ये इसकी नेक होती है, बीचे वाला भाग, और नीचे इसकी रूट होती है, जड़ वाला भाग। ठीक है, तो दांत को भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है, सबसे ऊपरी शीर्ष भाग, नेक, और उसके बाद में रूट। इसकी बात करते हैं। इस छेद से होते हुए, इस छिद्र से होते हुए बहुत सी जो रक्त नलिकाएं, शिराएं और धमनियां अंदर प्रवेश करती हैं और वापस बाहर निकल जाती हैं। यानी जो रक्त है वो अंदर की तरफ जाता है और फिर दूसरी नलिका से बाहर निकल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब दांत का निर्माण हो रहा होता है तो हमें पोषण की आवश्यकता होगी और पोषण इस रक्त के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। ये एपिकल फोरामेन जो ये छिद्र है, इसकी अगर मैं बात करता हूं, एक बात बताइए, क्या हमारे दांतों की वृद्धि अब रुक गई है या हो रही है? तो आप सभी को पता है कि जो हमारे दांत है उसकी जो साइज अब हो चुकी है, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रखा है कि जो ये एपिकल फोरामेन है ये हमारा यहाँ से बंद हो चुका है, इसके अंदर पोषण की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब यहाँ पर अंदर पोषण नहीं पहुँचता है, एपिकल फोरामेन बंद हो गया है और दांत की जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि नहीं कर सकती हैं। लेकिन अपवाद, देखो अपवाद की बात करेंगे तो हर जगह मिलता है। जैसे चूहा है, खरगोश है, गिलहरी है आदि कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे कुछ स्तनधारी जीव हैं जिनके अंदर क्या ये एपिकल फोरामेन पूरी उम्र यानी कि ताउम्र, जो इनके आगे वाले भाग दांत होते हैं, दोनों दांत आपने देखा होगा, जो चूहा है वो भी कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, गिलहरी है वो भी, और खरगोश भी, क्योंकि जो इनके इंसीजर्स होते हैं उनमें एपिकल फोरामेन बंद नहीं होता है, ऑलवेज खुला रहता है। इस वजह से वो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। इसी वजह से ये जो जीव होते हैं ये किसी ना किसी भी चीज को बार बार खाते रहते हैं, कुतरते रहते हैं आगे वाले दांतों से, ताकि वो दांत बार बार घिसते रहें और वो उनकी जो वृद्धि है वो ज्यादा ना हो पाए। इसी वजह से जो चूहा है, एक बात बताइए, जैसे चूहा आपके घर में आया, उसने आपकी किताबें खा ली, आपके कपड़े खा लिए, तो क्या उसको मजा आ रहा है? क्या उसका पोषण तो नहीं हो रहा? केवल वो अपने दांतों को घिसने के लिए, ताकि उनकी जो वृद्धि है वो ज्यादा ना हो जाए। जब ये बूढ़े हो जाते हैं, मतलब जब इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद में जो इनके दांत हैं यही बार बार जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं और अंदर मसूड़े में धंस जाते हैं, जिससे कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। याद रखना इस चीज़ को आप, कि जो एपिकल फोरामेन है, ये छिद्र है, ये हमारे अंदर तो बंद हो जाता है, लेकिन कुछ जीव हैं जिनके कृंतक में, कौन से दांतों में, आगे वाले जो इंसीजर्स होते हैं उनके अंदर ये खुला रहता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दांत की, तो दांत के जो ये दोनों पार्ट हैं इनके बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं सीमेंट, जिसके द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं, बीच का एक कवर बनता है, एक पूरी चारों तरफ से इसको कठोर संरचना प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से दांत की एक ये संरचना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमने जो बात की है ग्रसनी की, वो सॉरी मुख गुहा की। इस मुख गुहा में हमने जीभ के बारे में पढ़ा, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, लार के कार्य पढ़े, लार का रासायनिक संगठन पढ़ा, और दांत तथा दांत के कार्य। आपको पता है कि दांत का कार्य क्या है? चबाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब मुख गुहा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है ग्रसनी। क्या आता है जी? ग्रसनी। इस ग्रसनी की अगर मैं बात करता हूं फेरिंग्स, ग्रसनी की अगर मैं बात करता हूं तो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, वहीं से समझ जाना कि अगर इसे मैं ग्रसनी मानता हूं, अब ये मत सोचना कि ऐसी चौकोर ग्रसनी थोड़ी होती है, ग्रसनी वाला भाग चौकोर थोड़ी होता है। देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, आप इस चित्र की तरफ ध्यान ना दें, आप सिर्फ समझें इस चीज को। जो हमारी ग्रसनी है इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, 3 भागों में से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि जो हमारा मुख है, अगर मैं इसको अग्रभाग मानता हूं, ये इसका आगे वाला भाग है और ये इसके पीछे वाला भाग है। ठीक है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इस तरीके से अगर मैं इसके आगे वाले भाग की बात करता हूं तो आगे वाला भाग आप खुद सोचिए कि जो ये ग्रसनी है हमारी यहाँ पे, पीछे वाला भाग,
तो आगे किसकी तरफ खुल रहा है, मुख की तरफ खुल रहा है ना, तो यहां पर तो क्या होगा, मुख या मुख गुहा होगा या नहीं, पता है आपको। इसके बाद में अगर मैं इसके ऊपर वाले भाग की बात करता हूं तो जो हमारी यहां पर इस जगह ये वाला जो भाग है ये नाक होगी या नासा छिद्र, जो नासा छिद्र है, नासा द्वार है, वो यहां खुलते हैं ऊपरी वाले भाग में, क्योंकि आपको पता है ग्रसनी में मुख और नाक दोनों एक जगह जाके मिलते हैं। बहुत से चित्र में जब आप इस तरीके से चित्र देखते होंगे, जब हम ग्रास नली और ग्रसनी का चित्र बनाते हैं तो नाक और मुंह दोनों एक जगह जाकर खुलते हैं, इसी वजह से बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए कि जो नासा छिद्र है वो भी ग्रसनी में जाकर खुलता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यहां पर जो ऊपरी भाग होता है यहां पर एक नलिका पाई जाती है, यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन ट्यूब ये काम क्या करती है, ये यूस्टेकियन जो ट्यूब होती है यह हमारे शरीर में जो कान होता है, और कान भी कौन सा, मध्य कर्ण, इस मध्य कर्ण में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक गुहा। उस गुहा के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करती है, और इसी की वजह से जब आप कोई बहुत तेज ध्वनि अचानक सुनते हैं तो आपके मुंह से चीख निकलती है। कभी इस चीज को नोट करना कि जो आप बहुत ज्यादा लाउड जब ध्वनि सुनते हैं तो आपका मुंह खुल जाता है, ताकि जो अंदर एकदम से प्रेशर गया है हमारे इस कर्ण पर पड़ा है, उसका जो प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए वो बाहर निकाला जाता है इस यूस्टेकियन नलिका के माध्यम से। नेक्स्ट बात करता हूं, तो इसके जो नीचे वाली भाग है इस पर दो इस तरीके से नलिका पाई जाती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं वायुनाल या इसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं जी, ट्रैकिया, ठीक है। और ये होती है हमारे निगल द्वार, गलट, ट्रैकिया और गलट, ठीक है, निगल द्वार। ये निगल द्वार आगे जाकर ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय से जोड़ता है, और जो ये वाला भाग होता है ये वायुनाल होता है, जो ट्रैकिया जो हमारे सीधा फेफड़ों में जाता है इस तरीके से। तो ये दोनों संरचना भी यहां पर आकर मिलती हैं। तो जब भोजन मुख के द्वारा आता है तो ग्रसनी में आता है, ग्रसनी में आने के बाद में वो कहां जाएगा, इस निगल द्वार में जाता है, लेकिन बीच में क्या पड़ रही है, वायुनाल है। तो इसी वजह से इस वायुनाल पर एक ढक्कन पाया जाता है, जो ये छिद्र होता है, ध्यान देना, इसके इस छिद्र के सबसे अग्र भाग को हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। और जो एक छिद्र के ऊपर ढक्कन होता है इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। ये नाम सभी ने सुन रखा होगा, या हिंदी में बात करें तो घाटी, ढापन, घाटी को ढकने वाला, कि जब भोजन यहां से आएगा तो आगे जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या पड़ रही है, ट्रैकिया है, तो यह हमारे फेफड़ों में जा सकता है, लेकिन ये ना जा पाए इस वजह से यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है जो कि इसको बंद कर देता है और हम आसानी से भोजन को निगल पाते हैं। इसी वजह से हम भोजन निगलते समय कभी भी श्वास नहीं ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जब आप पानी पीते हैं आपकी श्वास बंद हो जाती है, भोजन निगलते समय आपकी श्वास बंद हो जाती है। और इसी वजह से लोग हमें कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बोलोगे तो आपकी सांस बार बार अंदर बाहर होगी, तो इससे कि ये ढक्कन खुलता है और बंद होता है। और जब खाना खा रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, उस वक्त कोई भोजन का जो कण है वो अंदर जा सकता है, और अंदर अगर चला जाएगा तो आपको खांसी आएगी और वो नुकसान हो सकता है। इसी वजह से यहां पर जो ये पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इसके बाद में बारे में जब भी हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो भोजन ग्रसनी से होता हुआ कहां पहुंच गया है, अब निगल द्वार से होता हुआ ग्रासनाल में पहुंच गया है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भोजन ग्रसनी से होता हुआ, ठीक है, ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनाल से होता हुआ कहां पहुंच गया है, अब आमाशय की तरफ जा रहा है, तो बीच में जो संरचना आई है ग्रसनी के बाद में उसे हमने क्या नाम दिया है, ग्रासनाल, ऊसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। इस ग्रासनाल का कोई कार्य नहीं है खास, इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ग्रसनी से आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। एक सीधी लंबी लगभग
22 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो भोजन है वो क्रमानुकुंचन तरंग गति द्वारा आगे की तरफ बढ़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर केवल यही है कि क्रमानुकुंचन तरंग गति यहां पर पाई जाती है। अब जो ये भोजन है वो पहुंच गया है कहां पे, आपका आमाशय में। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि जैसे कि जो ये इस तरीके से, ठीक है, कि जो ये ग्रास नाल थी वो सीधी कहां आ गई, अब आमाशय में आ गई है। आमाशय आपको दिख रहा है। अगर मैं इस आमाशय की बात करता हूं तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। देखो, सबसे पहले आमाशय या स्टमक। स्टमक की बात करते हैं तो यह जे आकृति का होता है, जे जैसी आकृति का होता है। आपके सामने दिखा हुआ है, ये जे जैसी आकृति का होता है। जो इसका अग्र भाग है, जो ये इसका आगे वाला भाग है, ये किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है, ग्रास नाल से जुड़ा होता है। तथा जो इसका पीछे वाला भाग है यह छोटी आंत से, किससे? छोटी आंत। और छोटी आंत का भी कौन सा भाग? ग्रहणी, ड्यूडिनम। इस ड्यूडिनम से ये जुड़ा होता है। एक थैले जैसी संरचना होती है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 से 3 लीटर तक इसका आयतन होता है। तो ये बातें कभी भी आपसे पूछी नहीं जाती क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य बातें होती हैं। आजकल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। अब क्वेश्चन जहां से आते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे कि इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा रस स्रावित होता है, उस रस का कार्य कहाँ है, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आमाशय है इसके भी कितने पार्ट हैं? 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग कार्डियक, क्या है? कार्डियक। दूसरा है फंडिक या इसको फंडस भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा भाग होता है जिसको कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक या पाइलोरिक। अब आप सोचोगे तो इंग्लिश में नाम लिख दिया। देखिए हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो इसको कहते हैं जठरागम, इसको कहते हैं जठर निर्गमी, ठीक है। जठर का निर्गम, जठरागम, और इसको वही फंडस ही कहते हैं। ध्यान देना, ये नाम अच्छे लगे तो ठीक है, आपको याद हो सकते हैं, याद कर लेना। ये ज्यादा आसान लगते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, CFP, ठीक है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। याद रखने के लिए सिर्फ इतना है कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर जमाते हैं तो C पहले आता है, F बाद में और P उससे बाद में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रम कभी आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो क्रम है इसका क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंट, तो इन भागों में भी जो ये वाला भाग होता है फंडक या फंडिक या फंडस, जो भाग होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी पार्ट में जो मुख्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे कि बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं, बहुत से रस स्रावित होते हैं, जो पाचक रस होते हैं वो यहां से स्रावित होते हैं। तो एक बार आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। अब बात करते हैं इस फंडस भाग की या फंडिक भाग की। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस फंडिक भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, पैराइटल कोशिका, ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिका, या इसे हम कहते हैं अम्लजन, अम्लजन कोशिका भी कहते हैं। पहले नंबर की कोशिका कौन सी होंगी? ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिका कहते हैं इसको। इससे अम्लजन जैसा नाम लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसके कार्य की बात करता हूं तो इससे HCl का
श्रावण होता है। मुख्य रूप से जो कार्य है वो क्या है, HCl का श्रावण करना। और HCl क्या कार्य करता है, वो हमारा जो आमाशय है इसकी अम्लीयता को बढ़ाता है, यानी अम्लीयता का मान बढ़ा देता है। और इसी वजह से जो यहाँ पे अम्लीयता है वो 1.3 जो इसका pH है लगभग इतना हो जाता है, अति अम्लीय हो जाता है, ताकि भोजन का पाचन आसानी से हो सकता है। ये HCl बहुत से कार्य करता है। जब हम आमाशय के अंदर पाचन की पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि ये HCl क्या क्या कार्य करता है। नेक्स्ट दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम कहते हैं पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स या गैस्ट्रिक सेल्स। जाइमोजन या गैस्ट्रिक सेल्स जठर कोशिकाएं। तो जैसा इसका नाम है गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक से आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्य कार्य क्या है। जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करने का कार्य किसका होता है, पेप्टिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स या गैस्ट्रिक सेल्स, जिनको जठर कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये किसका श्रावण करती हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। अब ये जठर रस किस तरीके से पाचन करता है वो हम जब इसका पाचन वाला वीडियो पढ़ेंगे, पाचन की क्रियाविधि, तब उसके अंदर बताएंगे। नेक्स्ट तीसरी कोशिका, देखिए दो आपके सामने हो गई, ठीक है। अब आती हैं बेसल सेल्स, आधारी कोशिका। जैसा इसका नाम है आधारी कोशिका, ये आधारी कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो भी आमाशय में टूट फूट होती है, यानी कुछ नई कोशिकाओं की आवश्यकता जहां पड़ती है, जब भी कोई क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाता है उसका स्थान, यानी पुरानी कोशिका को रिप्लेस करना, पुरानी कोशिका को रिप्लेस करना, इसका कार्य क्या होता है, पुरानी कोशिका को रिप्लेस करना। और एक लास्ट कोशिका होती है जिसे कहते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। अर्जेंटाफिन जो कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है यहां पर जो जठर हार्मोन है, जठर हार्मोन प्लस सोमेटोस्टेटिन नामक पदार्थ का श्रावण करने का कार्य होता है। यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, किसी भी लेवल का पेपर हो वहां पे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ऑक्जेंटिक सेल कौन सी होगी, ऑक्जेंटिक को दूसरा नाम क्या होगा, पेराइटल होगा या पेप्टिक होगा। पेप्टिक का नाम जाइमोजन गैस्ट्रिक सेल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जठर कोशिकाएं हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। बेसल सेल्स या आधारी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं को रिप्लेस करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा अर्जेंटाफिन कोशिकाएं जो होती हैं ये जठर हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन का श्रावण करती हैं। इनके जो भी कार्य होंगे ना, और कि ये क्या कार्य करता है जठर हार्मोन, जठर रस क्या कार्य करता है, ये हम जब पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब बात करते हैं आमाशय। आमाशय के बाद में जो भोजन है अब वो पहुंच जाता है कहाँ पे, आंत्र में। नेक्स्ट जो अंग आता है वो है आंत्र, और आंत्र को भी हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है जी। तो आंत को हमने दो भागों में बांटा, छोटी आंत और बड़ी आंत। सबसे पहले तो बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए एक तो होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। सबसे पहली बात तो आपको ये बता देता हूं, जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत है वो लंबाई में छोटी होती है। मतलब छोटी वाली तो बड़ी होती है और बड़ी वाली छोटी होती है, लेकिन फिर भी इनको इस तरीके से क्यों कहा जाता है कि जो लंबाई में बड़ी है, कि लगभग इसकी 6 मीटर के आसपास लंबाई होती है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं, हम छोटी आंत कहते हैं। बड़ी आंत है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास होती है, लेकिन फिर भी उसे हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके सामने यही है
कि इनका नाम इस तरीके से क्यों है। तो आपको बता देता हूं कि छोटी आंत जो होती है इसका जो व्यास है वो क्या होता है, कम होता है। और व्यास आप सभी जानते हैं कि कोई भी बेलनाकार चीज है उसका जो चौड़ाई है टोटल, यानी ये व्यास, एक त्रिज्या होती है एक व्यास होती है। तो जो वृत्त होता है उसका जो यानी कि त्रिज्या का पूरा, ये इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो क्या कहलाती है, इसकी व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या होता है इसका, कम होता है। और बड़ी आंत चाहे लंबाई में छोटी होगी लेकिन उसका व्यास क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। पहला कंफ्यूजन तो ये आपको दूर हो जाना चाहिए कि छोटी वाली तो बड़ी होती है और बड़ी वाली छोटी होती है हमेशा। इस छोटी आंत की मैं बात करता हूं तो इसको भी 3 भागों में, देखिए कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो मैंने पहले भी बताए थे आपको। पहला है ड्यूडिनम या ग्रहणी, ड्यूडिनम। फिर आता है सेकंड भाग इसका जेजुनम, जेजुनम। और फिर आता है इसका इलियम, इलियम। ठीक है जी, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अगर मैं छोटी आंत की बात करता हूं तो यहां पर हमेशा सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां होगा, छोटी आंत में ही होता है। सर्वाधिक पाचन भी यही होता है, सर्वाधिक अवशोषण भी यही होता है। छोटी आंत का मुख्य रूप से कार्य ही यही है कि पाचन और अवशोषण करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अंदर जो भोजन है उसमें बहुत से एंजाइम आकर मिल जाते हैं। ठीक है, मिलने के बाद में इनके अंदर पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। अगर मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन करूं कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये तो था हमारा आमाशय, ठीक है, आमाशय के बाद में ये जो संरचना इस तरीके से घूमती है, घूमने के बाद में यहां पर इससे ऐड होती है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इस संरचना को। ठीक है, और यहां पर अंदर वाला जो भाग है उसमें इस तरीके से छोटी आंत पाई जाती है। यह इससे कनेक्ट रहता है, अंदर की तरफ से कनेक्ट रहता है। देखने की कोशिश करना इसे कि जब हम इसकी एक संरचना बनाते हैं तो ये बड़ी आंत वाला भाग है, बाहर वाला, जिसका व्यास ज्यादा है। जो अंदर की तरफ है ये छोटी आंत वाला भाग है जिसका व्यास क्या है, थोड़ा कम है। यहां से स्टार्ट होती है आंत्र वाला भाग, क्योंकि ये जो भाग है ये क्या होता है, ग्रहणी या ड्यूडिनम। ठीक है, और जेजुनम और इलियम आगे जाके जो ये भाग बनते हैं, कुंडलित भाग होते हैं, यहां पर होते हैं। इस ग्रहणी वाले भाग में इस जगह पर यहां पर एक संरचना पाई जाती है इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं लिवर, हमारा यकृत। तो यकृत भी कहां जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। इसके अलावा इस वाले भाग में एक ऐसे लंबे पत्तीनुमा संरचना भी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं जी, अग्नाशय या पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज भी कहां जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो छोटी आंत वाला भाग है उसमें छोटी आंत के तो कोशिकाएं हैं वो तो पाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा लिवर तथा अग्नाशय से निकलने वाले जो रस हैं, पाचक रस हैं, वो भी कहां आकर मिलते हैं, छोटी आंत में आकर मिलते हैं। इनकी जो क्रियाविधि है वो भी हम पाचन की क्रियाविधि में भी पढ़ेंगे कि इनके द्वारा जो भी स्रावित हार्मोन है, जो पदार्थ है, जो रस हैं, ठीक है, पित्त रस से स्रावित होगा, वहां से जो भी पाचक एंजाइम स्रावित होंगे अग्नाशय से, वो किस तरीके से क्या क्या कार्य करते हैं वो आगे बात करेंगे। अभी हम केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कहाँ इनकी स्थिति होती है। तो स्थिति आपको साफ हो गई है कि स्थिति कहाँ होगी, ग्रहणी के साथ ये दोनों जुड़े रहते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले अगर मैं ग्रहणी की बात करता हूं, ठीक है, तो जो ग्रहणी वाला भाग है, ये जो ग्रहणी वाला भाग है, सबसे पहले तो ये सी आकार या यू आकार का भाग होता है। दिख रहा है आपको, वहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले डायग्राम में। तो सी आकार या यू आकार का भाग होता है। इसके अलावा यहां पर सर्वाधिक पाचन, मुख्यतः
जो पाचन की क्रियाविधि है वो कहाँ होती है, इसी में होती है। इसके अलावा जो लीवर से निकलने वाला और अग्नाशय से निकलने वाले जो पाचक एंजाइम है, पाचक रस हैं, वो भी कहाँ आकर मिलते हैं, इस ग्रहणी में ही आकर मिलते हैं। तो आपको ग्रहणी के कार्य समझ में आ रहे हैं कि ग्रहणी के अंदर पाचन होता है जिसके अंदर पित्तरस भी आकर मिलता है, अग्नाशय से जो रस आएगा अग्नाशयी रस वो भी आकर मिलेगा। इसके अलावा इसमें ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं ब्रूनर की कोशिका, याद रखना इस नाम को, ब्रूनर की कोशिकाएं जो पाई जाती हैं ये भी यहीं पाई जाती हैं जो कि पाचन में विशेष भूमिका निभाती हैं। तो ये तो रहा आपका ग्रहणी वाला भाग। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जेजुनम और इलियम दोनों से। जेजुनम और इलियम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इस भाग में एक मुख्य संरचना इस तरीके से ये कुंडलित भाग होता है कि जो ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये पूरा कुंडलित भाग है। अगर इसकी कोशिका इसकी जो सतह होती है, जैसे कि मानते हैं कि ये छोटी आंत की एक काट है, तो अगर मैं इसकी आंतरिक सतह की बात करता हूं तो इसकी आंतरिक सतह पर इस तरीके से छोटे छोटे वलन पाए जाते हैं। ये वलन पाए जाते हैं, कुंडलित वलन पाए जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, विलाई। अंकुर, रसांकुर, यहाँ पर विलाई पाई जाती हैं और इन विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे इस तरीके से रसांकुर पाए जाते हैं जिनको कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रो सूक्ष्म अंकुर, सूक्ष्म अंकुर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। इसकी संरचना में जेजुनम इलियम की जो संरचना होती है वहां पर मुख्य रूप से ये संरचना कुंडलित होती है। इनकी सतह कुंडलित इसीलिए होती है क्योंकि जो इसमें मुख्य कार्य होता है अवशोषण का। किसका कार्य होता है, अवशोषण का। अब एक बात बताइए कि एक तो मैंने ये सतह ली आपके सामने, ये सतह, और एक सतह मैंने ये ली। लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो सेम इसी लंबाई में आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको खोलता हूं तो ये काफी लंबी हो जाएगी या नहीं, हो जाएगी। तो अगर मैं अवशोषण की सतह की बात करता हूं तो कुंडलित इसलिए होती है क्योंकि ये अवशोषण की जो सतह होती है, कि अवशोषण की जो सतह है या उसका क्षेत्र है उसको लगभग 600 गुना तक बढ़ा देती है कि अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इसी वजह से इसके अंदर इस तरीके से विलाइज या ये जो कुंडलन है ये पाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कुंडलन क्यों पाए जाते हैं, कि अवशोषण की सतह को बढ़ाने के लिए, अवशोषण की दर को बढ़ाने के लिए ये कुंडलन पाए जाते हैं। और जो अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, सूक्ष्मांकुर के द्वारा होता है। इसके अलावा जब ये दरारें बन रही हैं, देखिए आपके सामने कि जैसे ये इस तरीके से घूम रहा है तो बीच में ये दरारें बनती हैं। क्या बनती हैं, दरारें। और इन दरारों को भी एक नाम दिया गया है, लिबर कुहन की दरारें। लिबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं आपके छोटी आंत के इलियम भाग में पाई जाती हैं, जहां पर जो रसांकुर है, जो विलाइज है, जो अंकुर है, उनके मध्य में दरारें जो पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, लिबर कुहन की दरारें कहलाती हैं। इनका जो भी कार्य होगा वो हम इसकी पाचन की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखनी है कि किस तरीके से छोटी आंत में क्या क्या होता है। कि सबसे पहले तो इसका व्यास कम होता है, लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 6 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। पूरा इसकी बात कर सकते हैं, आपके सामने दे रखा है, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। ग्रहणी की बात करते हैं तो इसके अंदर सी या यू आकार की होती है, पाचन की क्रियाविधि होती है। इसके अलावा लिवर आकर जुड़ता है, अग्नाशय यहीं पर जुड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं तो ब्रूनर की कोशिका भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट जेजुनम और इलियम की बात करते हैं तो मुख्य संरचना क्या है कि इसके अंदर जो आंतरिक सतह है वो इस तरीके से दरारनुमा पाई जाती है, कुंडलित पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। इन विलाई पर भी क्या पाई जाते हैं, माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, अवशोषण करने का कार्य करते हैं। दरारें पाई जाती हैं दोनों के मध्य में, जिसे हम लिवर कुहन की दरारें कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में बात करते हैं बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो अभी मैंने बताया था कि जो नाम है इसका, जैसा इसका नाम दे रखा है बड़ी आंत,
लंबाई में चाहे छोटी होगी लेकिन जो व्यास है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र, बड़ी आंत के अंदर भी, इस बड़ी आंत में पाचन का कार्य नहीं होता है। पहली बात कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता है, लेकिन कुछ जीवों में जैसे जिनके अंदर जो पाचन का कार्य भी होता है, सेलुलोज वगैरह का पाचन होता है, हमारे अंदर वो नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर अवशोषण की अगर मैं बात करता हूँ, जो अवशोषण है वो जल का, खनिज लवणों का, जल खनिज लवणों का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में होता है इसके अंदर। अगर बड़ी आंत की बात करते हैं तो इसमें विशेष, ठीक है, वैसे इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला भाग जिसको कहते हैं हम सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये 3 भागों में इसे बांटा जाता है। अगर मैं इसके कोलोन वाले भाग की बात करता हूं तो इस कोलोन वाले भाग में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि विशेष सेलुलोज जैसे पदार्थों का पाचन करने का कार्य करते हैं। अगर इसके सीकम भाग की बात करता हूं, ये जो स्टार्टिंग वाला भाग है इसका सीकम, यहां पर जो ये आपको संरचना दिख रही है ना, अलग से संरचना, इस संरचना को हम कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है वो कहां होता है? ये सीकम वाले भाग में होता है। एक अलग से संरचना होती है, अतिवृद्धि होती है, जिसकी वजह से हमारे को दर्द होने लग जाता है और इसका बाद में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जो अपेंडिक्स है वो किस भाग से रिलेटेड है, तो वो है सीकम भाग से। जो सूक्ष्म जीवों का जो निवास होता है आंत्र में वो कहाँ होता है? कोलोन वाले भाग में। और रेक्टम है, ये मलाशय वाला भाग होता है जहां पर मल इकट्ठा होकर रहता है वहां पर। इसके बाद में जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है, जिसे कि हमने बहिक्षेपण नाम दिया था। मल द्वार के द्वारा जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरीके से मुख से लेकर मल द्वार तक का एक पूरा संरचना का ये अध्ययन था। अब इसके बाद में जो पाचन तंत्र है वो किस तरीके से पाचन होता है, मुख गुहा में कौन सा पाचन होता है, आमाशय में कौन सा पाचन है, छोटी आंत में कौन सा पाचन है, और अवशोषण किस तरीके से होता है, पूरी क्रियाविधि है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर पर रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, जय भारत।